Hello everyone. So today we are going to start chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. Okay. तो अब हम हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर करने जा रहे हैं. फर्स्ट चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब हम पढ़ेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. ओके, दिस इज चैप्टर 2. द एज ऑफ सोशल चेंज. किस तरीके से समाज में सुधार हुआ, किस तरह से समाज में चेंजेस आए, सोशली चेंजेस आए, बहुत ही ट्रिमेंडस चेंजेस आए थे. तो ये एज शुरू हुई थी आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट जो था वो पूरे यूरोप में था. ठीक है, उसका जो प्रभाव पड़ा वो यूरोप के हर पार्ट में पड़ा. हर जगह जो 3 मेन आइडियाज़ थे, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हर जगह इन आइडियाज़ के ऊपर डिस्कस होने लगा, एक्शंस होने लगे, रेवोल्यूशंस होने लगे. ओके, so let's start reading. In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो यूरोप है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पावरफुल आइडियाज़ थे फ्रीडम का और इक्वलिटी का, समानता और स्वतंत्रता, ये दोनों आइडियाज़ जो थे वो पूरे यूरोप में सर्कुलेट हो गए. ठीक है, लोगों ने विचारना शुरू किया इस पर कि भाई स्वतंत्रता सबको मिलनी चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए, समानता का अधिकार सबके पास होना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, सिटीजन्स, नेशन. ठीक है, सभी का विकास जब भी होगा जब लोग स्वतंत्र होंगे. The French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. और ये पॉसिबल कैसे हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से पॉसिबल हुआ. समाज में बदलाव लाने के बारे में लोग सोचने लगे. As you have read, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, before the 18th century, 18th century, society was broadly divided into estates and orders. हमने पढ़ा था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उनमें 3 स्टेट्स थी. पहले में आते थे क्लर्जी, फिर आते थे नोबल्स, एंड देन आते थे आपके थर्ड एस्टेट के लोग, जिनके अंदर थर्ड एस्टेट, जिनमें जो किनसे मिलके बनता था? पीजेंट्स, स्मॉल एंड लार्ज बिजनेसमैन. ठीक है, द लर्नेड पीपल ऑफ द सोसाइटी लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स, इन लोगों से मिलकर सोसाइटी थर्ड एस्टेट बना. ठीक है, इट वॉज द अरिस्टोक्रेसी. अरिस्टोक्रेसी का मतलब मोनार्की सिस्टम, एक तंत्र, राजतंत्र. इट वॉज द अरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विच कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर. हमने ये भी पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन में कि जो राजतंत्र था, मतलब राजा और चर्च, ठीक है, किंग और जो चर्च था, वही सारे सोशल और इकोनॉमिक पावर्स को क्या करती थी? कंट्रोल करके रखती थी. जितने भी आर्थिक शक्तियाँ थी या आर्थिक कार्य होते थे या सामाजिक कार्य होते थे, वो किनके हाथों में थे? राजा के हाथ में थे और चर्च के हाथ में थे. सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन, जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद अचानक इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस. लेकिन फिर लोगों में ये विश्वास जगा कि ये जो सिस्टम चला आ रहा है, मोनार्की सिस्टम, ये जो एनार्की सिस्टम चला आ रहा है, जहाँ पर चर्च और जो राजा है यही दोनों रूल करते हैं, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को कंट्रोल करते हैं, तो इसे भी बदला जा सकता है. ठीक है, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट्स. इंडिविजुअल राइट्स मतलब हर एक व्यक्ति का अपना अधिकार हो, एंड हु कंट्रोल्ड सोशल पावर बिगैन टू बी डिस्कस्ड. जो यूरोप था और एशिया, उनके कई पार्ट्स में, ठीक है, नए आइडियाज़ जो थे वो डेवलप होने लगे. जैसे कि इंडिविजुअल राइट के बारे में कि भाई सबको अपना अधिकार प्राप्त हो. राइट जो हमने पढ़े थे नेचुरल राइट्स होते हैं, सबको अधिकार मिलने चाहिए.
एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगैन टू बी डिस्कस। और कौन सोशल पावर को कंट्रोल करेगा, कौन सामाजिक जो शक्तियां हैं, समाज में जो कंट्रोल है वो कौन रखेगा, ये सब बातें डिस्कस की जाने लगी। इन इंडिया राजा राम मोहन रॉय एंड डेरोजियो, ठीक है, मैंने आपको बताया बोथ वर द सोशल रिफॉर्मर, टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ तो उसका इफ़ेक्ट इंडिया पर भी पड़ा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने 200 ईयर्स तक राज किया, कंट्रोल करके रखा इंडिया को, ठीक है। पहले ट्रेड के इरादे से आए थे, ट्रेड मतलब बिजनेस करने के इरादे से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकली कंट्रोल करना शुरू करा इंडिया पर, राजनीतिक रूप से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इकोनॉमिकली उन्होंने क्या किया, प्लंडर करा। प्लंडर का मतलब लूटा, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से इंडिया को खूब लूटा उन्होंने। और इस तरीके से पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली कंट्रोल करने के बाद इंडिया पर उन्होंने राज किया। तो जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो जो यहाँ इंडिया में पढ़े लिखे लोग थे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय हैं, डेरोजियो हैं, इन्होंने सपोर्ट किया फ्रेंच रेवोल्यूशन को। इन्होंने सोचा कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जिन कारणों से हुआ है, और जो 3 मेन आइडियाज़ आए, जो लिगेसी है, what are the legacy of French Revolution? Liberty, freedom, equality, fraternity, these are the legacies, okay? तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नेशन के लिए, एक सोवरेन कंट्री के लिए, एक सोशलिस्ट कंट्री के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्होंने सपोर्ट किया। मैनी अदर्स डिबेटेड द आइडियाज़ ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप। बहुत सारी जो लर्नेड लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, फिलोसोफर्स थे, उन लोगों ने पोस्ट रेवोल्यूशनरी मतलब रेवोल्यूशन के बाद, देखिए पोस्ट अगर आ जाए तो वो आफ्टर के लिए आता है, आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है। प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद में। तो पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप मतलब रेवोल्यूशन के बाद का जो यूरोप था वो बिल्कुल अलग था, ठीक है। नए नए आइडियाज़ लोगों ने सोचने शुरू कर दिए थे। द डेवलपमेंट्स इन दी कॉलोनीज इन टर्न रिशेप्ड दीज आइडियाज़ ऑफ सोसाइटल चेंज। और यही जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे ना कॉलोनीज़ के, एक देश ने दूसरे देश में जाकर कब्जा किया, कॉलोनीज़ डेवलप हो रही थी, इन सब चीज़ों की वजह से आइडियाज़ आए कि किस तरीके से समाज में सुधार होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए। Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation. यूरोप में सभी लोग पूरी तरीके से बदलाव नहीं चाहते थे। बहुत मतलब कुछ फैक्शंस थे, यानी ग्रुप थे, लर्नेड लोगों के ग्रुप थे, जो अनएजुकेटेड पर्सन थे उनके ग्रुप थे। तो जो खासकर हायर अथॉरिटीज़ थी वो तो चाहती ही नहीं थी किसी तरीके का चेंज आए, क्योंकि अगर चेंज आता तो उनके हाथ से पावर्स चली जाती, ठीक है। तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी का कोई भी नहीं, मतलब बहुत कम लोग चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज आए। Responses varied from those who accepted that some change was necessary. तो responses मिले कई लोगों से, अलग अलग तरह के लोगों से, कि भाई समाज में सुधार का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो समाज में सुधार होना ज़रूरी है, कुछ लोगों का मानना था, बट विश्ड फॉर अ ग्रेजुअल शिफ्ट। लेकिन वो ये चाहते थे कि जो बदलाव आए वो ग्रेजुअली आए। ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे आए, ठीक है, वो एकदम से कोई चेंजेस नहीं चाहते थे। टू दोज हु वांटेड टू रिस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली, रेडिकल मतलब सुधारवाद। तो ये चाहते थे लोग, जो रिस्पॉन्स दिया उन्होंने जब पक्ष में थे कि भाई सोसाइटी में चेंज होना चाहिए, पर वो चाहते थे कि धीरे धीरे बदलाव आए। जो लोग सोसाइटी को रीस्ट्रक्चर करना चाहते हैं, मतलब दोबारा से उसका स्ट्रक्चर चेंज करना चाहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो जो बदलाव आए वो धीरे धीरे आए, ठीक है। सम वर कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी, जो पुरानी प्रथा चली आ रही है उससे बंधे रहते हैं, वो चेंज नहीं करना, वो बदलाव नहीं चाहते हैं। सम वर कंजर्वेटिव्स, अदर वर लिबरल्स और रेडिकल्स। लिबरल्स और रेडिकल्स मतलब
जो बदलाव चाहते हैं, जो सुधारवादी हों, उग्रवादी मतलब उग्र सुधारवादी, मतलब सुधार तो चाहते हैं समाज में लेकिन उग्रता के साथ, ठीक है। लिबरल्स और रेडिकल्स एक ही चीज़ है, जो चेंजेस चाहते थे। कंजर्वेटिव वो होते हैं जो बदलाव नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं कि पुरानी जो प्रथा चली आ रही वो आगे चलती रहे। What did these terms really mean in the context of the time? अब ये जो 3 टर्म्स हैं, मतलब कंजर्वेटिव, लिबरल्स और रेडिकल्स, इन तीनों टर्म्स की जो मीनिंग है वो समय के हिसाब से बदलती रही, ठीक है। तो अब जो सोशलिज्म का टाइम आया, जो एज आई, उसमें इन तीनों के क्या मीनिंग थे, what separated these strands of politics and what linked them together, मतलब ऐसी क्या क्या चीज़ें थी जिन्होंने राजनीतिक इन राजनीतिक आइडियाज़ को, ठीक है, बांध के रखा और अलग भी कर दिया। वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कंटेक्स्ट और एट ऑल टाइम। देखिए, कंटेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ में, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इन द कंटेक्स्ट ऑफ एग्जाम, ओके, चिल्ड्रन शुड बी गिवन सम डायरेक्शंस, मतलब परीक्षा के संदर्भ में। संदर्भ का मतलब होता है रिलेटेड, ठीक है, समझ लीजिए से। कंटेक्स्ट कहीं वर्ड आ जाए मतलब रिलेटेड हो गया, संबंधित। तो कह रहा है कि ये जो टर्म्स है ना, कंजर्वेटिव, लिबरल्स, रेडिकल्स, इनका जो अर्थ है वो बदलता रहा है, एक जैसा नहीं रहा, समय के अनुसार बदलता रहा है, ठीक है। We will look briefly at some of the important political traditions of the 19th century। अब हम संक्षेप में देखेंगे कि जो कुछ पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे, ठीक है, 19th सेंचुरी के। 19th सेंचुरी मतलब 1800 टू 1899, याद रखिएगा, ये 19th सेंचुरी कहलाएगा, ओके। तो 19वीं शताब्दी के जो भी पॉलिटिकल ट्रेडिशंस रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज, किस तरीके से इस पॉलिटिकल ट्रेडिशन ने बदलाव को प्रभावित किया, वो भी हम देखेंगे। देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट इन विच देयर वाज एन अटेम्प्ट एट अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। फिर हम फोकस करेंगे उन हिस्टोरिकल इवेंट्स पे जिन इवेंट्स के होने पर एक कोशिश की गई कि सोसाइटी में एक रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़ा बदलाव लाया जाए। थ्रू द रेवोल्यूशन इन रशिया, सोशलिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडियाज टू शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। जब रशिया का रेवोल्यूशन हुआ, उसकी वजह से सोशलिज्म जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट आइडिया बन गया। जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पॉर्टेंट आइडिया क्या बना, फ्रीडम, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। इसी तरीके से रशियन रेवोल्यूशन का क्या बना, सोशलिज्म। यानी इन रेवोल्यूशंस की वजह से, इन विरोध की वजह से, विद्रोह की वजह से नए नए आइडियाज़ डेवलप हुए और समाज में सुधार आया। तो 20वीं शताब्दी में रशियन रेवोल्यूशन की वजह से जो न्यू आइडिया आया वो था सोशलिज्म, ओके। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला सेक्शन करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।